हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिव वेब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये जो हमारा ईपीएफओ के लिए हमने जो सीरीज चलाई है, ईपीएफओ के फ्रिंज टॉपिक जितने भी हैं, जो मैंने आपको पहली वीडियो में एक्सप्लेन भी किए थे, जैसे टाइप ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स एंड उसकी थोड़ा थ्योरी एंड उसकी कुछ स्कीम्स, इंश्योरेंस की थ्योरी। क्योंकि इंश्योरेंस की देखो स्कीम्स आज में हम जो करेंगे वो इंश्योरेंस की थ्योरी करेंगे कि इंश्योरेंस में क्या क्या होता है। स्कीम्स करने का तो कोई मतलब नहीं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, सब कंपनी के सबके अलग अलग रूल्स हैं और अलग अलग प्रीमियम है, तो वो सब डिटेल में जाने की ज़रूरत अपने को होती नहीं है, तो इसलिए यही करेंगे। इसके बाद इससे पहले हम न्यू कोड कर चुके हैं, न्यू लेबर कोड हम पूरे के पूरे 2 वीडियो में चारों के चारों कोड कर चुके हैं बहुत अच्छे से, ये देख लेना। उसके बाद जो हमारा बचा स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स और स्टेटिस्टिक्स के बाद हमारा बचा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ थ्योरी प्लस एक्ट्स एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स प्लस कुछ स्कीम देख लेंगे। ये हमारा हम करने वाले हैं पूरे अपने कोर्स में। इसमें से हमारा क्या क्या हो चुका है, टाइप ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स हो चुका है, इंश्योरेंस आज कवर हो जाएगा, न्यू कोड हो चुके हैं, ठीक है। ये वाले 3 हो चुके हैं, ये 3 बचे हुए हैं, ये हम कल कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली, और सैटरडे संडे में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि पहले इंडस्ट्रियल रिलेशंस की थ्योरी चाहिए या सोशल सिक्योरिटी एक्ट चाहिए या लेबर लॉ के एक्ट चाहिए। जो आप कहोगे उसमें से वही हम पहले स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे दोस्तों। अब हम आते हैं अपने इंश्योरेंस के। ये भी छोटा सा वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हार्डली 4-5 डेफिनेशन है जो कहीं पूछी जा सकती हैं। और इंश्योरेंस का कंसेप्ट है कि भाई इंश्योरेंस में जैसे फॉर एग्जांपल हज़ार्ड क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, क्लोजेस्ट प्रोक्सिमा क्या होता है ना। और आपको आपने इंश्योरेंस किसी चीज़ का लिया है तो क्लेम भी उसी चीज़ का कर सकते हो। ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत नॉर्मल है। किसी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इंश्योरेंस के, है ना, जैसे और बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है। तो इस तरीके की कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कहीं किसी एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। हालांकि इसका यूटिलिटी यही है, 1-2 क्वेश्चन का ही है, तो देख लोगे तो बहुत, लेकिन छोटा सा लेक्चर है, आधे घंटे में अगर आपके 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स भी बन जाते हैं तो बहुत सही रहता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसका सही है दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कलर दूसरा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस में इंट्रोडक्शन में क्या है, इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट, देखो आपको पता है, where the risk of the financial losses is transferred from individual organization to the insurance company और exchange of the premium। समझे मेरी बात। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल ए आदमी है और सी कंपनी है, इसने किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है किसी भी चीज़ का। ए ने हेल्थ का लिया है, लाइफ का लिया है, सी ने अपने स्टेब्लिशमेंट का लिया है, फायर सेफ्टी का लिया है, कुछ भी लिया है। तो इसमें क्या होता है कि इनसे जो रिस्क है वो ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी में, इन एक्सचेंज ऑफ क्या देते हैं ये लोग प्रीमियम देते हैं। प्रीमियम में मतलब क्या होता है, पैसे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लाइफ इंश्योरेंस के लिए, फॉर एग्जांपल आपने, मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, आपने 12,000 रुपये इनको सालाना दिए, ICICI लोम्बार्ड मान लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके बाद ये आपको वापस देते हैं जब आपको कोई बीमारी हो जाती है, हॉस्पिटल का ये पैसा ये भरते हैं, हॉस्पिटल का बिल कंपनी भरती है, ठीक है। इतना समझ गए आप, आगे चलते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द वन पार्टी इंश्योरर अंडरटेक्स द रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम टू पे अनदर पार्टी इंश्योर्ड सम ऑफ द मनी। क्या है, एक पार्टी इसमें इंश्योरर है। इंश्योरेंस कौन होता है, इंश्योरर कौन होता है, जो इंश्योरेंस करता है, और जिसका करता है वो क्या है, इंश्योर्ड पर्सन है, ठीक है, जो पैसा दे के अपना काम लेता है। उसके बाद कुछ की कंसेप्ट हैं, ये देख लीजिए। जैसे रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ लॉसेस एंड डैमेज, इसको बोलते हैं रिस्क। भाई फ्यूचर के रिस्क के लिए तो हम डर के लेते हैं ना, कि भाई क्या पता कल हेल्थ इंश्योरेंस पे 12 लाख रुपए खर्चा हो जाए, तो उस चीज़ को डर के ही तो हम ये पैसा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, पेरिल क्या है, पेरिल एक होता है कॉज ऑफ लॉस, जैसे फायर हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ये हो गया, बिल्डिंग फॉल हुआ, ये कुछ भी हुआ, ये है कॉज ऑफ लॉस। और हजार्ड क्या होता है, जिससे ये कॉज होते हैं, जैसे फॉर अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, फॉल्टी वायरिंग हो जाए, है ना, ये जो लाइकलीहुड है जो पेरिल को बढ़ाते हैं। प्रीमियम क्या होता है, जो प्राइस हम पे करते हैं, इंश्योर्ड जो पे करता है कंपनी को, उसको प्रीमियम बोलते हैं। सम एश्योर्ड क्या होता है, जो रिटर्न में मिलता है, फिक्स अमाउंट पेबल अंडर द पॉलिसी, उसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। क्लेम्स क्या होता है, डिमांड ऑफ पेमेंट आफ्टर द लॉस इवेंट। डिमांड मतलब क्लेम क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लेम सेटलमेंट होता है। मान लो आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस लिया था, क्या लिया था आपने, अपने व्हीकल का इंश्योरेंस लिया, और व्हीकल आपका हो गया लॉस, तो अब क्लेम करोगे आप कि मेरा व्हीकल 5 लाख की मेरी गाड़ी का कीमत बची हुई थी, वो 5, और ये किससे होता है, ये डिसाइड हो जाता है आपका किससे, जो आप इंश्योरेंस कराते हो उस पर वैल्यू आती है, तो ये 5 लाख आपको मिल जाएंगे
ये आपका क्लेम होगा, 5 लाख क्या होगा, क्लेम होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, पर्पज एंड इंपॉर्टेंस क्या है इंश्योरेंस की, देखो नॉर्मल बातें होती हैं, क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है अगेंस्ट रिस्क है, प्रमोट बिजनेस एंड ट्रेड कॉन्फिडेंस है, अगर आपके पास इंश्योरेंस रहता है तो आप अच्छे से बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो ना। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का इंकरेजमेंट है, फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन है, सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इस पर ज़्यादा नहीं जाना। ए बिजनेस इंश्योर्स इट्स फैक्ट्री अगेंस्ट फायर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोटेंशियल लॉस, इंश्योर स्टेबिलिटी। आपने अपनी कंपनी को आग से बचाने के लिए इंश्योरेंस ले लिया कि आग से अगर कोई नुकसान होगा तो मुझे सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, आप बिजनेस में मन लगा सकते हो, है ना। ठीक है। उसके बाद फीचर क्या है इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस के फीचर क्या है भाई, एक तो रिस्क शेयरिंग है, मैनी कंट्रीब्यूट्स प्रीमियम, फ्यू आर कंपनसेटेड। अब देखो इसमें क्या है, रिस्क शेयरिंग हो जाती है। ऐसा तो देखो आपने दिया 10,000 रुपये, आपको मिल रहा है 20 लाख रुपये। कहाँ से मिल रहा है, आप जैसे लोग बहुत सारे ना जो 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं इस रिस्क से बचने के लिए, डर डर के कि ये ऐसे बहुत सारा पुल में पैसा जा रहा है। ठीक है। तब जाके आपको क्या मिल रहा है, 10,000 रुपये मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, इस सब ने क्या किया, रिस्क शेयरिंग किया कि भाई एक आदमी को किसी को नुकसान होगा उसके लिए सब कंपनसेट कर रहे। ठीक है। लेकिन इन्होंने कभी फ़ायदा लिया नहीं है ना, होता है जनरली, यही यही इसका लॉजिक होता है। तभी तो कंपनियां थोड़ा पैसा लेके ज़्यादा पैसा देती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, कोऑपरेटिव डिवाइस है, कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन फॉर्म से रिस्क पूल, देखो जो ये बताया ये सेम ही है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पूरा कागज़ बनते हैं, डॉक्यूमेंट होता है, लीगली एनफोर्सेबल होता है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम क्या है, एसेंशियल कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ये हम देते हैं, जो भी कंपनी या इंडिविजुअल देता है। कंटिजेंट बेनिफिट क्या होता है, पेमेंट ओनली ऑन द अकरेंस ऑफ द इंश्योर्ड इवेंट। इंश्योर्ड इवेंट समझ रहे हो, कि मान लो आपके घर में आग लगने की आपने इंश्योरेंस ली थी, तो आग लगने के कारण ही, वो भी नेचुरल से मान लो लगती है, नेचुरल से लगती है, आपने इसका इंश्योरेंस ले रखा है, और कल आप क्या करो, खुद ही अपने घर में सिलेंडर फाड़ दो ताकि आपका घर के पैसे आपको मिल जाए, ये नहीं होगा, है ना। जो इंश्योर्ड इवेंट है उसी का आपको पेमेंट मिलेगा, है ना। इसको बोलते हैं कंटिजेंट बेनिफिट। फिर अटमोस्ट गुड फेथ में क्या होता है कि भाई आपको एक अलग ही लेवल की अ, एक दूसरे में विश्वास दिखाना है, जिससे क्या होगा कि बोथ पार्टीज मस्ट डिसाइड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, आपको कुछ भी नहीं छुपाना है। फॉर एग्जांपल ये कहाँ कहाँ ज़्यादा ये पिक्चर में आता है, हेल्थ इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको पहले जो प्री डिजीज़ हैं वो आपको डिस्क्लोज करनी होती हैं, उसका प्रीमियम बढ़ जाता है या फिर आपको वो पॉलिसी ही नहीं मिलेगी, कुछ ऐसा होता है। तो आपको क्या है, इसको बोलते हैं अटमोस्ट फेथ। ठीक है। ये सब हम कर चुके हैं। देखो ये फिर अटमोस्ट गुड फेथ आ गया, इसको बोलते हैं उब्रीमा फाइड्स, ये सबको पता है कि भाई ये आपको प्री एग्जिस्टिंग इलनेस ये सब बतानी है। उसके बाद क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, इंश्योरेंस मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, है ना। जैसे अपने घर को आप इंश्योरेंस करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पड़ोसियों के सबके घर को इंश्योरेंस करा दूँ और मेरे तो 10,000 रुपये लग रहे हैं, फिर खुद ही उनके घर में आग लगा दूँ और फिर बाद में उसका क्लेम ले लूँ, या फिर उनके घर में खुद लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इसमें जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है आपका, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके जिस चीज़ की आप पॉलिसी ले रहे हो वो आपसे कंसर्न होनी चाहिए। ठीक है। देखो दोस्तों इसका मिलान करा लिया जाएगा, मैं इस तरीके इसलिए मैं करा रहा हूँ, इसका कोई ज़्यादा औचित्य है नहीं, हार्डली नोट्स भी शायद 6 पेजेस के ही हैं, मुश्किल से 25-30 मिनट लगनी है, 20 से 25 मिनट। पर क्या है ना, ये इस तरीके का कुछ आ जाता है तो नहीं कर पाते हैं फिर अपन, है ना, एग्जाम में। इंडेमनिटी क्या है, कंपनसेशन लिमिटेड टू द एक्चुअल लॉस, व्हीकल इंश्योरेंस कवर्स रिपेयर कॉस्ट नॉट द प्रॉफिट, है ना। आप ऐसा नहीं है कि उससे प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दो, मतलब इंश्योरेंस से, वो बस रिपेयर कॉस्ट को कंपनसेट करता है, इंडेमनिटी बोलते हैं जिसको, है ना। कंपनसेशन लिमिटेड टू द एक्चुअल लॉस ओनली। उसके बाद क्या, सबरोगेशन क्या कहता है, एक इंश्योरर है वो एज्यूम्स ऑल लीगल राइट्स आफ्टर द क्लेम पेमेंट। मान लो आपने एक व्हीकल आपने लिया, वो चोरी हो गया, ठीक है, आपने उसका इसका इंश्योरेंस करा रखा था, आपको उसका सेटलमेंट में क्लेम में पैसा मिल गया। अब आपका उस व्हीकल पे कोई राइट नहीं रहा है, अब राइट कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, वो कंपनी जिससे आपने इंश्योरेंस लिया था, इंश्योरर, आप इंश्योर्ड हो, वो इंश्योरर पे सारा ट्रांसफ़र हो गया। अब वो जो थर्ड पार्टी जिसने उसको चोरी किया होगा, कुछ भी किया होगा, उस पर वो सारे एक्शंस ले सकता है, उसके लीगल राइट्स आ जाते हैं। ये होता है सबरोगेशन। क्या होता है ये, सबरोगेशन। सबरोगर क्या, इंश्योरर श्योर नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी आफ्टर द सेटलमेंट क्लेम्स, है ना। या फिर आपको किसी से एक्सीडेंट हुआ, है ना, और उसने आपकी गाड़ी को ज़्यादा तोड़ दिया, आपने गाड़ी को तोड़ फोड़ का पैसा कंपनी से ले लिया, अब जिसने जानबूझ के ड्रिंक ड्राइविंग केस में जो भी जिसने किया, अब कंपनी उस पर केस कर सकती है। ठीक है। ये है सबरोगेशन। उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, मल्टीपल पॉलिसीज कवर द सेम रिस्क ईच। हाँ देखो आपने क्या किया, आपने सोचा कि बाइक का जो मैं इंश्योरेंस है वो 2-3 कंपनी से करा लेता हूँ, किसी में तो क्लेम मिल जाएगा,
लेकिन आपने सोचा बाद में लालच आ गया कि तीनों से क्लेम ले लेता हूँ, तीनों के पास डॉक्यूमेंट पहुँचा देता हूँ और तीनों से क्लेम ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना उनका प्रोपोर्शनेट में उनका कंट्रीब्यूशन, मतलब उनकी स्कीम कंट्रीब्यूट करती है, उसी प्रोपोर्शनेट में वो तीनों कंट्रीब्यूट कर देते हैं उस पॉलिसी में। लेकिन जैसे डबल फायर इंश्योरेंस ऑन द सेम प्रॉपर्टी है, तो आप ऐसा नहीं है कि तीनों से दोनों कंपनियों से पूरा पूरा क्लेम लेंगे, वो आपस में प्रोपोर्शनेटली कंट्रीब्यूट करेंगे जितना उनका प्रीमियम आप दे रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका खर्चा आया 10 लाख रुपए, तो वो अपने प्रोपोर्शनेट में 6 लाख 4 लाख ऐसे बांट लेंगे अपने आप, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं आएगा आपने दोनों से 10-10 लाख रुपए ले लिया। तो इससे क्या पता लगता है कि इंश्योरेंस इज नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, इट इज़ ए रिस्क कवरिंग बिजनेस। आप उसे फायदा नहीं उठा सकते। उसके बाद प्रोक्सिमा कॉज, को क्लोजेस्ट कॉज ऑफ द लॉस कंसिडरेबल फॉर द क्लेम सेटलमेंट, है ना। फायर डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट कवर्ड, ड्यू टू वॉर नॉट कवर्ड। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोक्सीमेट क्लोज है, कॉज है। प्रोक्सीमेट कॉज मतलब पास पास का कॉज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद सिलेंडर से आग लगा दो, है ना, और युद्ध हो जाए आपके दो पड़ोसियों का, ऐसा उससे कवर नहीं है भाई। नेचुरल उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ इस तरीके का हो जाए, तब कवर है। फिर क्या है, मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या है, इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट द फर्दर डैमेज। मान लो आपके घर कुछ आग लग रही है ना, और आप क्या हो कि उससे वो आग बुझाई जा सकती है फायर एक्सटिंग्विशर से, लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं आपको लॉस को मिटिगेशन करना है। ठीक है, ये क्या हुए, प्रिंसिपल्स हुए सारे। ठीक है, ये UIISCPM, ये थोड़ा याद करने के लिए कोड है कि अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सग्रीगेशन, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन, प्रोक्सीमेट कॉज, मिटिगेशन, ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस स्कीम है। कुछ लाइफ पता है आपको, एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, दूसरी जनरल इंश्योरेंस होती है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस होती है और कुछ जनरल इंश्योरेंस होती हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या आता है ये देख लीजिए, जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस, मनी बैक पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड प्लान, यूलिप, एन्युटी प्लान। इनके नाम से वैसे क्लियर है। देखो इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये एग्जांपल के तौर पे है कि होता क्या है। जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप, होल लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें आपके डेथ पे ही आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई अलग बेनिफिट नहीं होता, जैसे बेनिफिट ऑन पेमेंट ऑन द डेथ, LIC होल लाइफ प्लान होता है। फिर एंडोमेंट पॉलिसी जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए। इसमें क्या होता है कि एक तो कुछ तो सम एश्योर्ड होता ही होता है। एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि आपने एक पॉलिसी कराई कि आपको 10 साल बाद 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, या तो डेथ हो जाए या मेच्योरिटी हो जाए, इसमें ये क्लोज एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, ये जीवन आनंद करके एक LIC की पॉलिसी है, मैंने LIC वाली का एग्जांपल लिया है। उसके बाद क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्या है, प्योर रिस्क कवर फॉर द फिक्स टर्म लो प्रीमियम। ठीक है, ये क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्या है, प्योर रिस्क कवर है फॉर फिक्स टर्म लो प्रीमियम होता है कि भाई टर्म इंश्योरेंस जैसे आपने करा लिया कि भाई डेथ हो जाएगी तो मिल जाएगा, नहीं तो सारा पैसा भूल जाएगा, उसमें कोई बोनस कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, उसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। मनी बैक क्या होता है, पीरियोडिक टाइम पे, मतलब 4-5 साल जितना भी करते हैं, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कुछ कुछ पैसा वापस आता रहता है। मान लो आपने साल का 6,000 6,000 6,000 किया, तीसरे साल में आपका 12,000 आ गया, फिर 6 किया, फिर ऐसे करके, और लास्ट में जो सम एश्योर्ड होता है पूरा का पूरा बैलेंस मिल जाता है ऑन मेच्योरिटी। ये LIC मनी बैक 20 ईयर्स की होती है कुछ, है ना। फिर एक होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये अभी नया चल रहा है। इसमें क्या होता है, आपका एक इंश्योरेंस भी होता है, आपका फिक्स रिटर्न भी होता है, और आपका मार्केट लिंक रिटर्न भी होता है। इसमें तीनों कंपोनेंट आ जाते हैं। जैसे जैसे इसमें से एक पॉलिसी तो मेरे पास भी है, तो उसमें क्या होता है, वो एक्सिस की है कुछ ऐसे करके पॉलिसी है कि उसमें आपको एक तो इंश्योरेंस भी है ना, कि भाई कुछ हो जाए वो इंश्योरेंस भी है। दूसरे के बाद उसमें क्या है कि आपका फिक्स पैसा भी मिलेगा आपको, उसका कुछ 35% आपका गवर्नमेंट बॉन्ड और डेट में भी जाएगा, और तीसरा उसमें लिंक टू NAV हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट चला जाएगा मार्केट में, ये भी है। तो इसको LIC निवेश इसका एक एग्जांपल, ये भी देख सकते हो आप, है ना। इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। एन्युटी प्लान्स में क्या होता है, ये होता है पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट, है ना। ये रिटायरमेंट के लिए आदमी करता है कि एन्युटी प्लान्स में क्या होता है, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, जैसे LIC जीवन अक्षय सेवन, है ना। उसके बाद क्या है, जनरल नॉन लाइफ, ये तो भाई जिसका नाम उसी की पॉलिसी, जैसे फॉर एग्जांपल फायर है तो फायर से, फैक्ट्री इंश्योरेंस। फिर उसके बाद मोटर है तो कवर व्हीकल्स, मैंडेटरी, थर्ड पार्टी ऑप्शनल, ओन डैमेज का ऑप्शनल है, और थर्ड पार्टी का मैंडेटरी है। एक बात देखिए आप इसको आराम से, इसमें क्या होता है कि जो पॉलिसी है उसी के नाम का, जैसे मराइन हुआ तो गुड्स शिप कार्गो का, कार्गो के जो एक्सपोर्टर होते हैं वो इंश्योरेंस कराते हैं। हेल्थ एंड मेडिक्लेम का क्या है, कवर हॉस्पिटलाइजेशन कवर एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, आयुष्मान भारत, स्टार हेल्थ, प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारी हैं, इसलिए मैं इनके डीप में जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता, देखो दोस्तों, किसी एक कंपनी की करा के कोई फ़ायदा थोड़ी है कि मान लो मैं ICICI लोम्बार्ड की हेल्थ पॉलिसी करा दूँ, या
न्यू इंडिया एश्योरेंस इंश्योरेंस स्कीम है, आपकी व्हीकल पॉलिसी करा दो, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। पर्सनल एक्सीडेंट क्या है, कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा स्कीम। फिर क्या, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये तो फसल बीमा योजना के तहत ऐसी स्कीम है, फार्मर्स अगेंस्ट इल्ड है। उसके बाद है लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, कवर थर्ड पार्टी लीगल लाइबिलिटी है ना। इंजीनियरिंग, कुछ इंजीनियरिंग गुड्स आ जाएंगे, मशीनरी ब्रेकडाउन, ये सारे हो जाएंगे। और मिसलेनियस में क्या है, बर्गलरी, फिडेलिटी, ट्रैवल, साइबर, इसका सब है, कॉर्पोरेट रिटेल कवर्स में आ जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस क्या है, देखो कुछ होता है नेचर ऑफ रिस्क के हिसाब से, लाइफ वर्सेस जनरल, एक्सटेंट ऑफ कवरेज, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप। जैसे इंडिविजुअल में क्या होता है कि आपने अपनी ली है और बात करते हैं, ग्रुप में क्या होता है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जैसे CGHS है, CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो होती है ना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का पैसा कटता है, ये एक काइंड ऑफ ग्रुप स्कीम है कि सबका पैसा कट रहा है, बाद में पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसे है कंपनी करती है, कंपनी भी क्या करती है, ग्रुप इंश्योरेंस लेती है अपने एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए, कंपनी का होता है ना। कैसे, सोर्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, कंपलसरी है, वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री जैसे आप चाहो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहो, टर्म इंश्योरेंस, ये वॉलेंट्री है। कंपलसरी क्या होता है, जब आप मोटर व्हीकल ले रहे हो तो इसका कंपलसरी है इंश्योरेंस, आपके पास गाड़ी जो आप चला रहे हो रोड पे, उसका इंश्योरेंस जरूरी है, और उसमें भी थर्ड पार्टी होना, TP मतलब थर्ड पार्टी होना तो नेसेसरी है, और जिसमें आप ओन डैमेज आपका ऑप्शनल रह सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑपरेशन एरिया क्या है, जैसे डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। ओनरशिप क्या है, पब्लिक LIC GIC, और प्राइवेट क्या है, HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, देखो मैं उनकी बात कर ही रहा था, एक्सिस माई इंडिया, बहुत सारे कुछ भी हो सकता है। और पब्लिक में क्या है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी, LIC लाइफ इंश्योरेंस के लिए, GIC जनरल इंश्योरेंस के लिए। उसके बाद कुछ कुछ हिस्टोरिकल है, ये इससे क्वेश्चन जो अभी इसके बाद जो चालू होगा दोस्तों, ऊपर से भी मैं मानता हूँ कि एक क्वेश्चन बन सकता है, नीचे वाले से तो कंफर्म एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं, 100% चांस हैं। जो नीचे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अभी, उससे एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म बन सकता है ना। हार्डली 2 पेजेस का है, कुछ हिस्ट्री है और कुछ एक IRDA के बारे में कुछ डिटेल है, हेडक्वार्टर, ये सब डिटेल है। तो अभी ध्यान से पढ़िएगा ना आगे। जैसे कि 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस आई, ये फर्स्ट इन इंडिया है। कौन सी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। तो इंडिया में सबसे पहले क्या आई थी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई थी ओरिएंटल की 1818 में। उसके बाद 1956 में क्या है, नेशनलाइजेशंस लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC फॉर्म्ड हुई थी। नेशनलाइजेशन में LIC का नेशनलाइजेशन कर दिया था 1956 में। LIC का नेशनलाइजेशन कब कर दिया था, 1956 में। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब आई थी, 1818 में, ये याद रखना। उसके बाद है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये एस्टेब्लिश हो गई थी 1972 में, ठीक है। 1818 में ओरिएंटल सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, LIC का नेशनलाइजेशन कर दिया था 1956 में, GIC एस्टेब्लिश कर दी थी, जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइज कर दिया था 1972 में। उसके बाद IRDA एक्ट, ठीक है, IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, ये हो गया था ओपन इंश्योरेंस टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन करने के लिए इंश्योरेंस की प्राइवेट सेक्टर भी दे सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर पिक्चर में आने लगे थे 1999 में, जो कौन कौन है, HDFC हुआ, ICICI हुआ, SBI लाइफ हुआ, ये सब आ गए प्राइवेट। उसके बाद क्या, एंट्री ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स, HDFC ICICI, देखो SBI 2000 में चालू हो गया था, IRDA एक्ट बना, इसीलिए बनाया था प्राइवेट का एंट्री देने के लिए। उसके बाद है FDI कैप जो है 49 से 74 कर दी थी 2021 में, और अब ये 100% हो गई है दिनेश खारा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। 74 से 100% अभी दिनेश खारा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हो गई। अब IRDA के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। IRDA क्या है, 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था। IRDA एक्ट के तहत हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है, ठीक है। कंपोजिशन में देख लीजिएगा, एक चेयरमैन है, 5 फुल टाइम मेंबर है और 4 पार्ट टाइम मेंबर है, टोटल कितने हुए, 10 आदमी। फंक्शन क्या है, ये तो नॉर्मल है, ये भी आप देख लेना, नॉर्मल है। ग्रांट लाइसेंस टू द इंश्योरर एजेंट, प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स, रेगुलेट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, इंश्योर सॉल्वेंसी मार्जिन, और ये सब। IRDA लॉन्चेस बीमा सुगम डिजिटल पोर्टल 2024 में, ये आप देख लेना। बीमा सुगम किसने लॉन्च किया है, IRDA ने, फॉर द पॉलिसी कंपेरिजन क्लेम्स के लिए। उसके बाद कुछ कुछ स्कीम है छोटी छोटी, ये मैं आपको करा देता हूँ, है ना। इंश्योरेंस स्कीम है, ये एक बार देख लेते हैं, उसके बाद कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, ठीक है। अभी कितना 20 मिनट का भी लेक्चर नहीं हुआ दोस्तों, और ये 25-30 मिनट में सारा हो जाएगा अपना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में ये क्या है, 436 रुपये, ठीक है। 2015 में लाइफ इंश्योरेंस है, 18 से 50 साल की उम्र में लिया जाएगा, 2 लाख का डेथ पे मिलेगा। उसके बाद है सुरक्षा बीमा, ये क्या है, अगर कोई 50 से मरता है तो उसका एक सिक्योरिटी के लिए है कि भाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। सुरक्षा बीमा योजना में क्या होता है, 18 से 70 की लिमिट है, 20 रुपये पर ईयर देना है,
2 लाख की एक्सीडेंटल है डेथ एंड डिसेबिलिटी के लिए, डेथ हो जाए तो, और पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए तो 1 लाख रुपये तक भी इसमें मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस है, 2016 में आई थी। 1.5 से 5% से इंश्योर्ड होता है। जैसे वो डिपेंड करता है खरीफ रबी, जैसे 1.5 है तो इसमें रबी, फिर 1.2 समथिंग है, 3 समथिंग है तो खरीफ, और हॉर्टिकल्चर के लिए 5% ऐसा कुछ होता है। हाँ, यील्ड बेस्ड कंपनसेशन होता है। आयुष्मान भारत पीएम जय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर बीपीएल है, फ्री है, 5 लाख पर फैमिली। ईसीआई स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट जो होता है स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसकी स्कीम है, ये भी हेल्थ की है। मेडिकल एंड कैश बेनिफिट 4.75% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, और 1.75 एम्प्लॉय की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। कंप्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज स्कीम है, इसमें भी कंप्रिहेंसिव हेल्थ कवर किया जाता है। उसके बाद क्या है, इमरजेंट कंसेप्ट एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में कुछ इमरजेंट कंसेप्ट देख लीजिएगा। बैंक का इंश्योरेंस, जब क्या होता है कि इंश्योरेंस थ्रू बैंक से बिकना चालू हो जाए, है ना, सेलिंग इंश्योरेंस थ्रू बैंक्स। जैसे एसबीआई लाइफ वाया एसबीआई ब्रांच, एसबीआई लाइफ की एक स्कीम देती है इंश्योरेंस, वो एसबीआई बैंक की ब्रांच से ही देती है। सेलिंग इंश्योरेंस थ्रू बैंक्स। उसके बाद माइक्रो इंश्योरेंस, लो कॉस्ट कवर फॉर पुअर एंड इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, जैसे एलआईसी माइक्रो बीमा, माइक्रो इंश्योरेंस होता है पुअर एंड इनफॉर्मल सेक्टर के लिए। री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, है ना, जैसे आप जीआईसी है, एलआईसी है, खुद का इंश्योरेंस करा रही होती है, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। जीआईसी री करके इंडिया का री इंश्योरर है। ग्रुप इंश्योरेंस क्या है, सिंगल पॉलिसी कवरिंग मल्टीपल इंडिविजुअल्स, सिंगल पॉलिसी कवरिंग कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान्स जैसे जो होते हैं। डबल इंश्योरेंस क्या होता है, मल्टीपल पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क, 2 कार पॉलिसीज, है ना। एश्योरेंस और वर्सेस इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस क्या होता है, अनसर्टेनिटी के लिए होता है फ्यूचर में, और एश्योरेंस क्या होता है, सर्टेनिटी, जैसे डेथ, डेथ सब की होनी है, तो इसमें क्या है, आपने एश्योरेंस ले लिया है कि डेथ हो जाएगी तो इतना पैसा मिल जाएगा, उसको बोलते हैं एश्योरेंस। और इंश्योरेंस क्या होता है, अनसर्टेनिटी लॉस के कारण। लाइफ क्या है, एश्योरेंस है, फायर क्या है, इंश्योरेंस। उसके बाद क्या है, कुछ कुछ कस्टमर का देख लेते हैं, रिड्रेसल मैकेनिज्म में कुछ क्या प्रोटेक्शन के लिए। आईआरडीआई ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है, आईजीएमएस ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर ट्रैकिंग सिस्टम है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम भी है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर रिजॉल्विंग पॉलिसी होल्डर्स डिस्प्यूट विद इन 30 लाख रुपये, 30 लाख तक की लिमिट के पैसे वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम के तहत हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, कंज्यूमर फॉर्म्स क्या है, रिड्रेसल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर रिड्रेसल है, ये स्कीम उसमें भी पॉलिसी उसमें भी इंक्लूड की गई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी भी है, सेटअप बाय इंश्योरर्स फॉर इंटरनल ग्रीवेंस हैंडलिंग। इंश्योरर खुद सेटअप करता है पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन कमेटी, ठीक है। जो पॉलिसी होल्डर है जिनके पास, उनकी प्रोटेक्शन के लिए खुद इंश्योरर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ भी इंश्योरेंस कौन है, एलआईसी है, तो वो खुद ही ग्रीवेंस हैंडलिंग के लिए इंटरनल कमेटी सेटअप कर देता है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट फॉर इंश्योरेंस ऑफ अबेंडमेंट डिस्प्यूट क्लेम 30 लाख है, पता ही है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मोबिलाइज सेविंग फॉर प्रोडक्टिव यूज, स्टेबिलिटी टू द बिजनेस ऑपरेशंस, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, एक बार खुद पढ़िए, देखो। उसके बाद क्या है, प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन थ्रू एफडीआई। एग्जांपल क्या है, एलआईसी इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड सोशल सिक्योरिटी डेवलपमेंट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, अपना ये इस हिसाब से अपना ये कवर हो जाता है, और ये इससे 1-2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी मोस्ट प्रोबेबली हम स्टेटिस्टिक्स का कर लेंगे अगला लेक्चर, ठीक है। वो उसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रहती है, उसमें मैं कुछ अपने हैंड रिटन कुछ एग्जांपल आपसे आप करा दूंगा, और कुछ थ्योरी उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो थ्योरी इंपॉर्टेंट, जैसे मेन पॉइंट मैं आपको करा दूंगा क्या क्या होता है। ज़्यादा उसमें थ्योरी में नहीं घुसेंगे, क्योंकि उसमें देखो गिनती के 4 से 5 फैक्ट हैं। मीन मोड मीडियन निकालना, एम्पेरिकल फार्मूला याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस होना चाहिए, मिड डेविएंस अबाउट मीन, डेविएशन अबाउट मीडियन, ये सब उसमें कंसेप्ट है, वो हम देख लेंगे, है ना। चिंता नहीं करनी है, वो एक लेक्चर में मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा, ये एक लेक्चर का माल है। हाँ, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा थ्योरी में, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ की, और एक्ट्स में, उसको हम आराम से धीरे धीरे कवर कर लेंगे अपना, है ना। आज कितनी तारीख हुई है, आज 6 तारीख है, हाँ, तो मतलब 6 तारीख है शायद आज, है ना। तो 7 तारीख, सॉरी, आज क्या फ्राइडे है ना, 7 तारीख है, 7 तारीख हुई है, और 8, 9, 10, मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड तक स्टेटिस्टिक अपना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा, और अपन इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरी चालू कर देंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस की क्या चालू कर देंगे, अपन थ्योरी चालू कर देंगे, और थ्योरी करा के फिर एक्ट्स में बाद में रख लूँगा, और थ्योरी का हम क्या रखेंगे, थ्योरी का मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे में हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिर अपने पास बचेंगे खाली एक्ट्स, और कुछ लेबर लॉ के एक्ट्स, और कुछ
उसके सिक्योरिटी के एक्ट्स, वो हम पैरेलल करते रहेंगे। ठीक है, एक लेक्चर सिक्योरिटी के एक्ट्स का ले आएंगे, एक लेबर लॉ के, या फिर ऐसा जैसा आप कहोगे उसी तरीके से हम कर लेंगे। सिलेबस अपना कवर करा दूंगा मैं, जितना मैंने वादा किया। अब मुझे थोड़ा पेस पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच में मेरा 3-4 दिन खराब हो गए, है ना। तो मेरी तरफ से चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इन लेक्चर्स को 30-30 मिनट के हैं दोस्तों, 3 बार भी देख लोगे दिन में, तब भी टाइम खराब नहीं होगा, और लेकिन आपका कवर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।